नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज़ में। मैं हूं अरशद खान और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास कार्यक्रम। ख़ास कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जो ख़ास होते हैं। जी आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, वरुण कपूर साहब, जिसमें साइबर में उनका अपना आप बहुत बड़ा नाम है। और हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर इन्वेस्टिगेशन भी लगातार हो रहा है। हम बहुत सारी बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि साइबर अपराध क्यों बढ़ रहा है, साथ ही उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में उनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। बहुत स्वागत है वरुण जी आपका। थैंक यू सर, वैसे तो सब लोग आपसे पहला प्रश्न यही करते हैं कि साइबर अपराध बढ़ रहा है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। आपने कई सारे ऐसे उपाय खोज दिए हैं, उसके बाद साइबर अपराध के ऊपर कमी आई। लेकिन हम पूछना ये चाहते हैं कि आपका जन्म इंदौर में ही हुआ था जी। आपका एजुकेशन कहाँ हुआ था, आपके फोरफादर्स क्या थे, और आप इंजीनियर होने के बावजूद भी पुलिस लाइन में कैसे आ गए? चलिए, तो बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं एक एक करके उसका जवाब देने का प्रयास करता हूँ। पहली बात तो ये है कि मेरे फोर फादर्स का आपने पूछा, तो मूलतः मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। मेरे एंसेस्टर्स एंड मेरे रूट्स के मुताबिक मेरे पिता और मेरे माँ पंजाब उस समय पार्टीशन से पहले, वो जो पाकिस्तान अब बोलते हैं, उस एरिया में उनका जन्म हुआ। मेरे फादर गुजरांवाला ज़िले के हैं, मेरी मदर लाहौर ज़िले की थी। और पार्टीशन के बाद इंडिया आए। इंडिया आने के बाद मेरे पिताजी भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए और उनको मध्य प्रदेश काडर मिला। तो पहले उनको मिला CPN बरार बोलते थे उसको, जिसका मुख्यालय नागपुर में होता था। उसके बाद जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन हुआ 1956 में, तो उसके बाद उनको मध्य प्रदेश काडर अलॉट हुआ और इसीलिए वो MP में रहे। तो जब इंदौर में कलेक्टर थे तो मेरा जन्म भी इंदौर में हुआ, तो एक तरीके से मैं भी यहीं का मूल निवासी हूँ। और फिर मेरे को भी IPS मिला और मेरे को IPS में MP काडर मिल गया, तो मैं भी यहीं रहा। तो मैं एक तरीके से मूल निवासी हूँ मध्य प्रदेश का, बट मेरे रूट्स से, मेरे एंसेस्टर्स से मैं पंजाब का मूल निवासी हूँ। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मेरी एजुकेशन हुई जहाँ जहाँ मेरे पिताजी पदस्थ रहे, क्योंकि उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी। मैंने कई जगह पे पढ़ाई करी स्कूल की। भोपाल में पढ़ा मैं, फिर उसके बाद मुंबई में, फिर ग्वालियर, फिर रायपुर, फिर दिल्ली। US में भी वो थे, तो मैं US में भी 2 साल पढ़ा स्कूल में। कॉलेज मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिची से किया, तमिलनाडु में। और उसके बाद मैंने भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन करी। तो ये मेरा स्कूल एजुकेशन है। एंड इंजीनियर होने के बाद क्यों मैं पुलिस में आया, इस सेवा में आया, ये बड़ा सवाल है सर। ये इसका बड़ा जवाब बड़ा सिंपल है कि मैं एक ही बेटा था मेरी माँ का, और मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं अपने कॉलेज करके विदेश जाऊँ, क्योंकि मैं विदेश जाना चाहता था हायर एजुकेशन के लिए। मेरे इंजीनियरिंग के बाद वो सोचती थी कि अगर मैं विदेश चला गया तो फिर मैं वापस नहीं आऊँगा, और शायद मैंने नहीं भी आता, क्या पता, बट उनका ऐसा मानना था कि मैं नहीं जाना चाहिए, मेरे को इधर ही रहना चाहिए। तब मैंने उनसे प्रश्न पूछा था कि माँ, अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मैं क्या करूँगा, मेरे को नहीं करना जो नौकरियाँ मैं उस समय काम कर रहा था रिलायंस में। तो उन्होंने बोला कि आप एक बार ये सिविल सेवा का एग्जाम दे दीजिए, अगर आप आ गए तो आप रह जाना, और नहीं आए तो फिर आप चले जाना, 1 साल आप माँ के लिए इतना कर दीजिए। तो माँ का दिल रखने के लिए मैंने सिविल सेवा परीक्षा दी, UPSC जिसे बोलते हैं। आपकी जन्मस्थली इंदौर है, इंदौर में आपने काफ़ी काम भी किया है। राइट। इंदौर को कैसा देखते हैं, क्या किस तरह का शहर है, यहाँ के लोगों का मिजाज कैसा है, और आपने जब इन लोगों के बीच काम किया तो क्या पाया? हाँ, देखिए, मैं तो इंदौर का ही हूँ, तो मेरी तो जन्म से मेरी कर्मभूमि भी यही है, मेरी जन्मभूमि भी यही है। और मैं बहुत साल यहाँ इंदौर में भी रहा, आसपास के जिलों में भी मैंने बहुत काम किया। धार में SP था, रतलाम में SP था, उज्जैन में मैं SP था, वहाँ DIG था, रतलाम में भी DIG था। तो मेरी काफ़ी सारी नौकरी यहाँ पे गुजरी है इस मालवा क्षेत्र में। और इंदौर में भी मैं रहा हूँ, तो ये तो बहुत ही, वैसे भी हर दृष्टिकोण से इंदौर सबसे अच्छा शहर है आजकल, मेरे को लगता है इस देश में। सबसे ज़्यादा हम क्लीन शहर तो हैं ही, ये तो आप जानते हैं। उसका हमारा वातावरण भी बहुत अच्छा है, AQI जो है सबसे अच्छा है माना जाता है बड़े शहरों में। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, यहाँ के वातावरण, यहाँ के वेदर बहुत अच्छा है, और यहाँ के लोग तो और सबसे अच्छे हैं। मालवा के लोगों की तो कहावत ही है कि सबसे फ्रेंडली और सबसे सेवाभावी और सबसे पॉजिटिव लोग इधर ही रहते हैं। और मैंने भी अपनी नौकरी में पाया कि यहाँ पे अगर आप अच्छा काम करो तो आपको प्रशंसा मिलती है, और ऐसे लोगों से मिलती है जिनसे आपका कभी संबंध भी ना हो। है ना, कोई आपको जानता है और आपने कुछ उनके लिए किया है, अच्छा काम किया है, तब आपकी वो प्रशंसा करे तो बात है, वेरी गुड। बट कोई आपको जाने भी ना और कहीं आपके बारे में वो अचीवमेंट होता है एक व्यक्ति का, और आपके बारे में जान के कि ये बड़ा अच्छा काम करे और फिर भी आपके बहुत बड़े प्रशंसक बन जाए, ऐसे कम ही जगह में लोग होते हैं, और मालवा के लोग ऐसे ही हैं। जी, अब हम बात कर लेते हैं साइबर की, जिस पर आप काफ़ी वर्क कर चुके हैं। और
सर हम देख रहे हैं कि एक ज़माने में जो अपराध करने वाला व्यक्ति होता था वो कम पढ़ा लिखा होता था। ये माना जाता था जो अशिक्षित है वो अपराध करता है, डकैती डालता है, चोरी करता है। लेकिन अब अपराध का स्वरूप बदल गया है। पढ़े लिखे लोग अपराध कर रहे हैं। पहले 100, 200, 500, 1000, लाख, करोड़ तक के का अपराध होता था। अब हज़ारों करोड़, सैकड़ों करोड़ का अपराध होता है और पढ़े लिखे लोग करते हैं। जी नहीं, ये बोलना सही नहीं है एग्जैक्टली कि जो साइबर क्राइम कर रहे हैं वो सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। साइबर क्राइम, मेरे अनुभव जो है तो इंडिया में जो साइबर क्राइम हो रहा है 90% लोग गांव में रहते हैं और वहाँ से ही वो अपराध करते हैं और उनके एरियाज़ भी आइडेंटिफाइड हैं कि कहाँ पे किस प्रकार के अपराधी ज़्यादा पाए जाते हैं। पर जैसे मैंने बोला, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे लोग ही रहते हैं। वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लोगों से ज़्यादा वो शायद इंटेलिजेंट भी नहीं है, पर वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं और वो बहुत अच्छे से, और वो जैसे जैसे समय निकलता है और अपराध का उनकी परिपक्वता और अच्छी हो जाती है, फिर उनसे सामना करना बहुत मुश्किल होता है अगर आप उसको दिमाग से ना करें। तो जैसे एक होता है फ़ोन से फिशिंग, फ़ोन करके लोगों को फंसाना और उनसे धनराशि प्राप्त करना। उसका हेडक्वार्टर आपने जानते ही हैं, वो झारखंड में एक जिला है जामतारा, वहाँ के बहुत सारे फ़ोन फिशिंग गैंग्स हैं, गाँव में वो करते हैं। और दूसरा एक है फेक प्रोफाइल बना के फिशिंग करना, मतलब जो जाने पहचाने लोग हैं उनका एक फेक प्रोफाइल बना लो, फिर लोगों को फंसाओ और उनसे धनराशि प्राप्त करो ज़्यादातर। तो उसका हेडक्वार्टर पटना के पास एक एरिया है, रूरल एरिया, वहाँ पे ये चलता है। मेरा भी बनाया था 2019 की बात है, मेरे को अच्छे से याद है। वो बनाते तो हमेशा ही हैं, बट पहली बार जब बनाए थे तो हमने टीम बनाई, उनको पकड़ा, उनको गिरफ्तार किया। 8-7 लोग हमने गिरफ्तार किए उस एरिया से। तो जब उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कम से कम 4-5 हज़ार लोग हैं जो ऐसे ही काम में लगे हैं। एक और होता है जिसको बोलते हैं सेक्सटॉर्शन, मतलब आपको वीडियो कॉल किया, फिर आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया स्क्रीन और फिर उसका अश्लील बना के आपको ब्लैकमेल किया। तो इसका हेडक्वार्टर जनरली जो मथुरा, भरतपुर, मेवात का जो हरियाणा का एरिया है, जहाँ पे रूरल एरिया, वहाँ पे ये लोग केंद्रित हैं। तो ये बोलना कि ये सब पढ़े लिखे अपराधी हैं, आई वोंट एग्री। ये सारे अपराधी हैं, बट ये रूरल एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं और हमको बड़े आराम से अपना दिमाग यूज़ करके फंसाते हैं। आपने ही कहा कि वो दिन पे दिन स्मार्ट होते चले जा रहे हैं। यस। साइबर पुलिस कितना स्मार्ट हो रही है उनके मुकाबले? बहुत। साइबर जो हमारा साइबर सेल है या जो थाने हैं, उनकी भी ट्रेनिंग हो रही है, उनको इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं ताकि वो उसको ट्रैकिंग और ट्रेसिंग कर पाएँ। पर हमेशा चुनौती अपराध को और अपराधियों के साथ सामना करने की, उनको नियंत्रित करने की हमेशा चुनौती बनी रहती है, चाहे वो रियल वर्ल्ड हो, चाहे वो वर्चुअल वर्ल्ड हो। और इसलिए इसमें चुनौती जरूर है, बट सामना करने के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग्स एंड बहुत सारे सेंसिटाइजेशन और संसाधन भी दिए जा रहे हैं ताकि इसको नियंत्रित किया जाए, बट फिर भी बहुत बड़ा चैलेंज है। सर आपने कहा कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और इस तरह के क्षेत्रों में, इस तरह के प्रदेशों में इस तरह का अपराध ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में क्या इस तरह के अपराधी नहीं है? क्या कभी आपको एहसास हुआ या आपको कभी मालूम पड़ा कि मध्य प्रदेश में भी इस तरह का कोई गिरोह काम कर रहा है? अपराधी तो है यहाँ पे हर जगह, अपराधी तो हर जगह होते हैं, बट एक संगठित काइंड ऑफ अपराध, हाँ वही साइबर में, वो भी एमपी में भी अपराधी जरूर होंगे जो करते हैं और पकड़े भी जाते हैं समय समय पर वो जो संगठित काइंड ऑफ अपराध है, एक विषय को लेकर और बिल्कुल उस फोकस करके, एक आध गैंग तो पकड़ भी गई है और एमपी में भी है, बट ऐसा संगठित अपराध एक क्षेत्र में होना मैंने नहीं देखा एमपी में अभी टिल नाउ। बट जैसे शिगलीकर है, एक समुदाय है जो अवैध कट्टे बनाते हैं, वो पूरे देश में बेचते हैं, वो संगठित अपराध है। संगठित तो कट्टे हर प्रदेश में अवैध, बट यहाँ से वो बन के जाते हैं, तो संगठित अपराध यहाँ का बेस है उसका। तो ऐसे ही मैंने मध्य प्रदेश में इस प्रकार का संगठित साइबर क्राइम का गिरोह नहीं देखा। हाँ, वहाँ पे अपराधी तो हैं, जरूर होंगे और पकड़े भी जाते हैं। जी सर, हम देख रहे हैं कुछ मामलों के अंदर डिजिटल अरेस्ट लगातार हो रहा है। जी, अखबारों में भी पढ़ रहे हैं, हमारे पास भी खबरें आती है, आप भी बताते हैं, और लोग पहले समझाइश दी जा चुकी है लोगों को, उसके बावजूद भी वो गलतियां कर रहे हैं। तो ये अवेयरनेस कब आएगी? अवेयरनेस जिसको जागरूकता बोलते हैं, मैं तो हमेशा लोगों को ये समझाता हूँ कि साइबर सुरक्षा अगर आपको चाहिए और आपको साइबर क्षेत्र में सुरक्षित रहना है, तो आपकी जागरूकता ही आपका एक हथियार है, और कोई हथियार है ही नहीं। और कोई आपको साइबर क्षेत्र में सुरक्षित कर भी नहीं सकता, आपको खुद ही करना है। बिकॉज हम ही गलत व्यक्ति से बात करके जानकारी दे रहे हैं, हम ही गलत फाइल डाउनलोड करके अपने डिवाइस को इन्फेक्ट कर रहे हैं, हम ही गलत फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके खतरा मोल ले रहे हैं। तो गलतियां तो हम कर रहे हैं, तो हमें गलतियां करने से कौन रोक सकता है? हम ही रोक सकते हैं। कोई हमारे साथ 24 घंटे तो बैठ नहीं सकता जो मना करे। कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है जो हमारे और हमारी डिवाइस के बीच में आके हमें रोक दे ये गलतियां करने से।
तो करना हमें ही है जी। तो फिर जब हम कब करेंगे, जब हम जागरूक होंगे। जी। और जागरूकता का मेरा हमेशा लोगों से एम्फेसिस है कि जागरूकता का मतलब होता है चीज़ों के बारे में जानना और फिर उन चीज़ों को करना। सिर्फ जानकारी होना जागरूकता नहीं है। जी। जानकारी, आप जानकार हो, जब उसका उपयोग करोगे तब आप जागरूक होगे। जी। तो वो लोगों को बहुत ज़रूरी है कि उनको जानना चाहिए कि क्या अपराध के पैटर्न्स हैं, क्या हो रहा है, उनसे कैसे बचना है। और फिर जब एक बार आप करने लगे तो फिर आपको हर बार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कभी कभी अनजान की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो, कभी कभी नहीं करो। तो ये तो कोई जागरूकता नहीं हुई, ये तो जीरो सिक्योरिटी है। आपको क्या मालूम कौन सी फेक प्रोफाइल है, कौन सी नहीं। तो अगर आपने एक नियम बना लिया कि मैं अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा या करूंगी, तो फिर आपको हर बार करना है एज ए ब्लैंकेट, है ना। तो ये लोगों को रियलाइज करना है कि साइबर क्राइम से आप खुद ही बच सकते हो, आपको कोई नहीं बचा सकता। होने के बाद यस, पुलिस के पास जाइए, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन हो सकता है एंड होता है, बट प्रिवेंशन आपके हाथ। और कब होगा, जब आप जागरूक हो गए। जागरूक मतलब अपनी मानसिकता को बदलो। जो टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा रही है तो ये कितनी नुकसानदायक साबित हो रही है आम लोगों के लिए। जिससे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, एआई सिस्टम भी आने वाला आ ही रहा है, चल ही रहा है। तो कितने लोग और इस तरह का अपराध और बढ़ा लेंगे या एआई की मदद से भी अपराध कर पाएंगे। क्योंकि जैसे आपने कहा, कोई भी व्यक्ति कोई भी किसी फेसबुक पे रिक्वेस्ट नहीं स्वीकार करे, ये सारी चीज़ें सब करने के बावजूद भी जो टेक्नोलॉजी है उससे जो अपराध किया जाएगा वो उसका क्या होगा आगे। टेक्नोलॉजी का हमेशा ये बोलते हैं इट्स अ बून एंड अ बेन, मतलब बून भी है, आपको सौगात भी है और आपके लिए अभिशाप भी है। तो वो तो है ही। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है तो उसके उपयोग तो बहुत सारे हैं, बट उसके दुरुपयोग भी बहुत हैं। तो दैट इज़ अ वेरी थिन बैलेंस। आपको उसको करना पड़ेगा, अपने आप को सुरक्षित उसकी तरह। जैसे एआई है, अब जो एलन मस्क हैं, जो एक्स के मालिक, उन्होंने कुछ समय पहले बोला था कि मानवता के लिए आने वाले समय में सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है एआई। मानवता के लिए, सुरक्षा ओनली, मानवता के लिए। तो इट इज़ अ वेरी बिग डेंजर। तो एआई, मैं हमेशा लोगों को बस इतना ही बोलता हूँ कि एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इन्फॉर्मेशन पे आधारित है ना, सूचना आधारित टेक्नोलॉजी है। तो वो एक एआई सिस्टम आप बनाओ तो जितनी उसमें इंफॉर्मेशन होगी वो उतना अच्छा रिजल्ट देगा। तो इसीलिए आप वो इन्फॉर्मेशन जो एआई में जाके आपके लिए खतरा बन सकती है, वो इन्फॉर्मेशन आप ही देते हो, मतलब हम ही देते हैं। तो बिल्कुल हम ही फोटोग्राफ शेयर करते रहते हैं। तो इतनी सारी फोटोग्राफ मिल गई तो एक बढ़िया डीप फेक वीडियो बन जाएगा। तो इसीलिए वो फोटोग्राफ्स को कम शेयर करना फिर कौन करेगा, आप करोगे। तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी करिए, अपनी इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित रखिए, गलत हाथों में जाने से उसको रोकिए। आप किसके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, कब शेयर कर रहे हो, कितना शेयर कर रहे हो, शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको डिसाइड करना है। आंख बंद करके नहीं करने का समय है कि आप कुछ भी करते गए, कोई भी रील बना के डालते गए, आप कोई भी फोटो शेयर करते गए। आप कर रहे हो तो फिर ठीक है, फिर आपके ऊपर हमला भी हो सकता है उसके आधार वो यूज करके। बिल्कुल। फिर आपको उसके लिए तैयार भी होना है कि फिर आप आराम से फंस जाओ, बोलो अरे ये क्या हो गया। तो आपको उसके लिए या तो अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करो, अनजानों से मत शेयर करो, उसको मतलब सार्वजनिक मंच पे मत डालो, फॉलोअर्स एंड फ्रेंड्स के चक्कर में मत पड़ो। या तो फिर ऐसा करो, या फिर अगर आप कर रहे हो शेयर तो फिर उसके लिए तैयार हो कि आपको उससे आधार पे आपके ऊपर अटैक हमला हो सकता है। फिर आप नहीं बोल सकते कि अरे यार ये मैं कैसे फंस गया, मैंने कोई ख्याल ही नहीं आया। बट आपको ख्याल आना चाहिए। जैसे मैं साइबर सुरक्षा के बहुत सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। बिल्कुल। तो सबको मालूम है कि मैं इस क्षेत्र में काम करता हूँ। तो मेरे को बहुत बार ईमेल आते हैं, कई बार आते हैं कि भाई आपका हमने देखा बड़ा अच्छा काम है, हम आपको यूएस बुलाना चाहते हैं, हम ये अवार्ड देना चाहते हैं आपको। सारी फर्जी ऑब्वियसली। और आप उस पर एक लिंक दिया होगा, वेबसाइट खोलो तो एक फर्जी वेबसाइट, क्लिक किया आप उलझ गए, नहीं क्लिक किया फिर आप लालच में आ गए। तो इसीलिए अब मैंने दिया है इन्फॉर्मेशन, अब मेरे को तैयार होना है कि इस प्रकार का हो सकता है ना। तो इसीलिए ये मैं बोल रहा हूँ कि अपनी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखना बहुत जरूरी है। अगर एआई से आपको प्रभावी ढंग से बचना है, मतलब 100% सिक्योरिटी तो नहीं हो सकती, 100% सिक्योरिटी, बट यू हैव टू सिक्योर योर इन्फॉर्मेशन। बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे वरुण कपूर साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आप अपनी डिवाइसेस का इस्तेमाल करें और अपराध से बच पाएँ। धन्यवाद।